हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था इथोलॉजी। कल हमने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली थी। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इथोलॉजी के जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है FAP, जिसका फुल नेम है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। और जो हमारे सिलेबस में इसका नेम दे रखा है वो दे रखा है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। हमारे सिलेबस में ये इस नाम से दिया हुआ है। जो इसका फेमस नेम है वो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी FAP। इसके बारे में हमें किसने बताया? तो इसके ऊपर जो इसका नेम दिया गया है वो दिया गया है लॉरेंज ने। लॉरेंज कौन है? फादर ऑफ इथोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। हमने किन्हें बोला था? कोनार्ड लॉरेंज को। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि इसका कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न FAP, या फिर इसे ही नाम दिया इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अगर हम इस वर्ड पर जाएं, ये वर्ड है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर सारे के सारे एक्शन कैसे हो? फिक्स्ड हो, यानी प्री प्लान्ड हो कि इसके बाद यही एक्शन होने वाला है। एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर एक्शन फिक्स्ड है, उसे हमने क्या नाम दिया? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या फिर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, यानी ऐसा बिहेवियर जो कि कैसा है? इननेट यानी जन्मजात, या हम कह सकते हैं इसको इनबॉर्न। इननेट या इनबॉर्न यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कि जन्मजात है, जन्म से ही हमें मिला है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। जो कि इनहेरेंट है। इनहेरेंट यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहता है, हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये बिहेवियर है वो जाएगा ही जाएगा। तो ये कैसा बिहेवियर है? इनहेरेंट। तो FAP कैसा है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये इननेट बिहेवियर है, ये एक इनबॉर्न बिहेवियर है, ये एक इनहेरेंट बिहेवियर है। और ये कैसा है? ये है स्टीरियोटिपिक। स्टीरियोटिपिक को हम क्या बोलेंगे? अपरिवर्तनशील, यानी कि अनचेंजेबल। ये नॉट चेंजेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोटिपिक है। ये स्टीरियोटिपिक है, ये इनहेरेंट है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता जाएगा, जन्मजात है, इननेट है, इनबॉर्न है। ठीक है, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस या लर्निंग की जरूरत नहीं है। नो एक्सपीरियंस और वी कैन से लर्निंग रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस या लर्निंग की जरूरत नहीं है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डांसिंग पिकॉक। अब जो मेल पिकॉक है वो फीमेल को मेटिंग के लिए इम्प्रेस करने के लिए क्या करता है? डांस। तो डांस कौन करेगा? मेल पिकॉक डांस करता है। ठीक है, तो ये जो उसका डांस है, उसका डांस करना ये कैसा है? ये इननेट है, ये इनबॉर्न है, उसने किसी से सीखा नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक पिकॉक डांस कर रहा है, ये इसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, ये उसका फिक्स्ड है कि उसने डांस करना है, उसने किसी से नहीं सीखा, उसने कहीं से एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ये उसके अंदर ही ये चीज प्रेजेंट है, वो जन्म से ये चीज लेकर आया कि उसको डांस करना आता है। तो डांसिंग पिकॉक। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि वेब की फॉर्मेशन, जैसे कि वो स्पाइडर्स जो हैं, जो मकड़ी अपना जाला बनाती है वो अपने मर्जी से ही बनाती है, वो किसी से नहीं सीखती। ठीक है, नेस्ट की फॉर्मेशन है, जैसे कि नेस्ट की फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें, हमने कल ही बात की थी टेलर बर्ड की, कि वो कैसे पत्तियों को एकदम स्टिच कर उसके ऊपर ग्रास रखकर अपना एक घोंसला बनाती है, अपना एक नेस्ट बनाती है। तो एक टेलर बर्ड जैसे कि, और भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो वीवर बर्ड है, वीवर बर्ड क्या करती है? वीवर बर्ड का जो नेस्ट होता है वो बिल्कुल ही पेंडुलम लाइक होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? पेंडुलम नेस्ट।
तो ऐसे हर कोई जो भी मतलब कि एनिमल है उनका कोई ना कोई इनेट या फिर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता ही होता है। जैसे जैसे नेस्ट की फॉर्मेशन तो है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जिनके बारे में ज्यादा बात की जाती है तो टेलर बर्ड बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाता है। उसी तरीके से जो वीवर बर्ड है वो भी पेंडुलम के शेप का नेस्ट बनाता है। तो इसके बारे में हमने बात की कि ये है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अगर हम हमारी बात करें, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर जो बच्चा है वो रोता है, ठीक है, उसका क्राइंग नेचर है। अब वो किसी से सीख तो नहीं रहा, तो ये बच्चे का कैसा नेचर है, ये बच्चे का एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, वो किसी से नहीं सीख के आया, ये इननेट है, इनबोर्न है। कोई भी छोटा बच्चा हो वो जन्म लेते ही रोएगा, तो उसने किसी से नहीं सीखा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है किसी भी तरीके की। ये अपरिवर्तनशील है, वो बच्चा रोएगा ही रोएगा। आज से 10 साल बाद बच्चा होगा तो भी वो रोएगा ही रोएगा, ठीक है, इनहेरेंट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। हमने बात की इस बिहेवियर की, तो बिहेवियर तो अगर अगर किसी भी बिहेवियर को सीखना है तो या तो वो जीन्स के थ्रू जाएगा, जीन्स के थ्रू कोई भी बिहेवियर हमारे अंदर आ रहा है तो या तो वो जीन्स के थ्रू आएगा, या फिर उस बिहेवियर को लर्न किया जाएगा, या फिर उस बिहेवियर को एक्वायर किया जाएगा। लर्न या एक्वायर्ड यानी उस चीज को अर्जित किया जाएगा, उसको सीखा जाएगा, या फिर वो जीन्स के थ्रू आएगा, अपने आप ही जीन्स के थ्रू आएगा। अगर वो जीन्स के थ्रू आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन लर्न का ऐसा नहीं है ना। तो ये तो जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स जो है वो सॉन्ग गाती है, जैसे मेल कॉयल जो है वो बहुत ही सुरीला गाना गाती है, ठीक है। अभी हमने बात की नेस्ट फॉर्मेशन की, है ना, अभी हमने नेस्ट की बात की, अभी हमने बात की वेब की, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एग्जांपल के लेने की बात है तो यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन, जो बिहेवियर है वो दो तरीके से जा सकता है, जीन्स के थ्रू जा सकता है, लर्निंग के थ्रू जा सकता है। अगर वो जीन्स के थ्रू जा रहा है तो वो जो सेट है, वो इंफॉर्मेशन का जो सेट जो माइंड के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है स्पीशीज उसे कहा जाता है स्पीशीज मेमोरी। उसे क्या कहेंगे, स्पीशीज मेमोरी। तो ये एक डेफिनेटिव टर्म है जो दी जाती है उस सेट को, जो सेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब हम इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके बात करते हैं कि स्पीशीज मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक है ग्रे लेग गूस, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने किया है, लॉरेंज ने। तो अगर ग्रे लेग गूस है, सपोज करो ये ग्रे लेग गूस है एक, इसका ये है यहाँ पर नेस्ट, यहाँ पर इसका ये क्या पड़ा है, नेस्ट पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पड़े हैं एग्स, कुछ इसके हैं कुछ इसके नहीं है। तो ग्रे लेग गूस क्या करेगा कि इन एग्स के पास जाएगा, अपनी बीक से इनको रोल करके अपने नेस्ट में डालेगा, फिर जाएगा दूसरे एग के पास, इसको रोल करता हुआ अपने नेस्ट में ले जाएगा, वैसे ही इसको भी अपने नेस्ट में ले जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो इसका बिहेवियर है, इसके अंदर वो जो सेट पड़ा है इंफॉर्मेशन का कि इसको पता है कि मैंने ये एग अपने नेस्ट में डालना ही डालना है, उसको हमने क्या कहा है, स्पीशीज मेमोरी, ठीक है। ये इसकी मेमोरी है कि उसने ये बिहेवियर करना ही करना है। अब अगर इसके जो बच्चे हैं, जो ये एग्स हैं, ये इंक्यूबेट होंगे और हमारे पास और ग्रे लेग गूस आ जाएंगे, वो भी चाहे हम इनको इनसे अलग भी कर दिया जाए, इसको आइसोलेटेड फॉर्म में भी रखा जाए, तो भी ये यही बिहेवियर शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ये अपने एग्स को रोल कर कर अपने नेस्ट में वापस डालेंगे, चाहे एग्स इनके हो या ना हो। तो ये वाला जो बिहेवियर है, ये यहाँ से जो यहाँ तक पहुंचा है, इस जनरेशन फर्स्ट से जनरेशन सेकंड तक पहुंचा है, वो किसके थ्रू पहुंचा है, इस स्पीशीज मेमोरी के थ्रू। यही ट्रांसफर हुई है इस जनरेशन से इस जनरेशन तक, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं।
हम इसको भी और एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, एक बर्ड का नाम आता है चेफिंचे बर्ड। ये एक ऐसी बर्ड है जो 12 से 13 महीने 12 to 13 मंथ्स में अपना एक सॉन्ग जो है वो कंप्लीट गाना शुरू कर देती है और बहुत ही सुरीला गाती है। कब? 12 से 13 महीने के बाद। ठीक है, अब क्या किया साइंटिस्ट ने, इथोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इस चेफिंचे बर्ड का एक जो स्पीशीज है, एक मेंबर है, वो अलग कर दिया और उस मेंबर को कर दिया आइसोलेट, यानी इनसे अलग कर दिया, बिल्कुल ये अकेले में रखा। ठीक है, फिर इसका जब टेस्ट लिया गया तो पता चला कि 12 से 13 महीने के बाद इसके अंदर क्या फर्क आया। उन्होंने देखा कि ये भी सॉन्ग गा रहे हैं और ये भी कैसा सॉन्ग, बिल्कुल कंप्लीट सॉन्ग, जैसा ये गा रहे हैं वैसा ही बिल्कुल कंप्लीट सॉन्ग गाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस आया? इसके अंदर ये डिफरेंस आया कि इसकी और पहले वाले की जो मेलोडी है वो सेम नहीं थी। मेलोडी सेम नहीं थी, यानी कि राग, सुर तो थे लेकिन राग सही नहीं थी, मेलोडी सही नहीं थी। इसकी मेलोडी अलग थी, इसकी मेलोडी अलग थी। ठीक है, तो इससे हमें, इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि चेफिंचे बर्ड का सॉन्ग का गाना ये तो एक इनेट बिहेवियर है, लेकिन ये मेलोडी का सीखना ये एक लर्नड या फिर एक्वायर्ड बिहेवियर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे जो सिलेबस में हमने जो पढ़ना है वो ज्यादातर हमने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में, हमने इनेट ही पढ़ना है। लेकिन अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करने की ट्राई करें तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसका सॉन्ग तो कंप्लीट है, सॉन्ग कंप्लीट है, सॉन्ग में सुर भी है, लेकिन मेलोडी सेम नहीं है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर भी होते हैं जो कि ये लर्न करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारा एग्जांपल है फिक्स एक्शन पैटर्न का ही है। इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, हम बात करते हैं स्क्वॉल्स एंड पीनट एक्सपेरिमेंट की। इसके अंदर क्या हुआ कि जो स्क्वॉल्स थी, यानी जो गिलहरी थी, उन गिलहरियों को बहुत सारे पीनट्स दिए गए, यानी मूंगफली के दाने दिए गए। जब स्क्वॉल्स को मूंगफली के दाने दिए गए तो उन्होंने वो खा लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तो जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें से एक स्क्वॉल को उनसे आइसोलेट कर लिया गया। जब उसको आइसोलेट किया गया और उसको बहुत सारे मूंगफली के दाने दिए गए, तो उसने क्या किया कि उस मूंगफली के दानों को कुछ को तो खा लिया और कुछ को मिट्टी के अंदर दबा दिया। और जब उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके साथ की और भी स्पीशीज है वो भी यही सेम काम कर रही है, लेकिन जिसको हमने आइसोलेट किया उसने ना तो ये चीज कहीं सीखी है ना उसने कहीं देखी है। तो ये जो उसका बिहेवियर है कि पीनट्स को, मूंगफली के दानों को मिट्टी में दबाना, ये कैसा बिहेवियर था? एक फिक्स एक्शन पैटर्न था, एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर था। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी एक टर्म आती है कैस्पर हॉसर। कैस्पर हॉसर किन्हें कहा जाता है? ये टर्म बहुत ही फेमस है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैस्पर हॉसर किन्हें कहा जाता है। कैस्पर हॉसर वो एनिमल्स हैं which grown up isolately to study, यानी ऐसे एनिमल्स जिनको स्टडी करने के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रुप से आइसोलेट कर दिया गया, ऐसे एनिमल्स जिनको अलग कर दिया गया स्टडी के लिए कि ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उन एनिमल्स को क्या नाम दिया जाता है? कैस्पर हॉसर। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत फेमस टर्म है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो एनिमल्स जिनको स्टडी के लिए अलग कर दिया गया उनको कहा जाता है कैस्पर हॉसर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है
कॉन्स्टेंसी या इसे कह सकते हैं स्टीरियोटिपिक, यानी कि ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, ये जो इनबॉर्न बिहेवियर है, ये बिहेवियर कांस्टेंट है, स्टीरियोटिपिक है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये वेरिएबल नहीं होगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कैसा रहेगा? अपरिवर्तनशील। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चा होते ही रोता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहां पर बच्चा नहीं रोएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक स्पीशीज है, वो भी होमोसेपियंस है, हम भी होमोसेपियंस है, तो वहां पर भी बच्चा होते सार, बच्चा जन्म लेते सार रोएगा। तो ये कैसा बिहेवियर है? स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है। कैसा है? एक कांस्टेंट बिहेवियर है। ये बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद जब बच्चा होगा तो वो नहीं रोएगा, वो भी रोएगा। तो ये कैसा है? ये एक स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है जिसको परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। उसके अलावा का एक और प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस टू फाइलोजेनेटिक चेंजेस। रेजिस्टेंट टू फाइलोजेनेटिक चेंजेस, इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस चीज को रेजिस्ट करना, उससे दूर होना। ठीक है। फाइलोजेनेटिक चेंजेस का मतलब है इवोल्यूशन, यानी कि आज से पहले 10 साल पहले या आज के 10 साल बाद क्या चेंजेस आए, तो वो इवोल्यूशन होता है कि पिछले जमाने से आज के जमाने में क्या क्या चेंजेस आए, कितना इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि एप से ह्यूमन का बनना, ये एक इवोल्यूशन का पार्ट है। उसी तरीके से जो इवोल्यूशन है उसको ये जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है उसको रेजिस्ट करता है, इसको रोकता है। ये नहीं चाहता कि इवोल्यूशन के अंदर ही इसके अंदर चेंजेस हो। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद बच्चा पैदा होते हुए भी नहीं रोएगा। या फिर हमने अभी बात की थी ग्रे लेग गूस की कि आने वाले टाइम के अंदर ये इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर इसके बिहेवियर के अंदर कोई और चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ये इवोल्यूशन को नहीं रोकता। ठीक है। आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो भी यही बिहेवियर्स थे, और आज के बाद अगर 25 साल बाद की बात करेंगे तो भी यही बिहेवियर्स रहने वाले, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये इवोल्यूशन के साथ चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं कि आप तो मॉडर्न हो रहे हो लेकिन ये बिहेवियर जो है ये बिहेवियर नहीं जाएगा। ठीक है। उसके अलावा FAP को शो करने के लिए साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है। साइन स्टिमुलस नीडेड, साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है। साइन स्टिमुलस के बिना FAP नहीं हो सकता। ठीक है। अगर जब हम साइंस स्टिमुलस पढ़ेंगे तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको एक बार होल्ड पर रखते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक हम साइंस स्टिमुलस ही पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो हमने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। कैस्पर हॉस्टर के बारे में हमने पढ़ा, हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये अपरिवर्तनशील है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इवोल्यूशन के साथ साथ इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा कि FAP जो है इसके लिए साइन स्टिमुलस जरूरी है। इस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को करवाने के लिए कुछ ऐसे स्टिमुलस की, उद्दीपनों की जरूरत होती है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ, साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस जिसे लिखा जाता है SS, इसे एक और भी नाम दिया जाता है रिलीजर। सॉरी, साइन स्टिमुलस या रिलीजर। साइन स्टिमुलस क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि साइन स्टिमुलस क्या है। साइन स्टिमुलस की बात करें तो ऐसा कुछ भी, एनीथिंग इन सराउंडिंग, एनीथिंग इन सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट में कुछ भी जो ट्रिगर करे, विच ट्रिगर्स
FAP, जो कि ट्रिगर करे किसे, हमारे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को, हमारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को ट्रिगर करे, ऐसा कुछ भी, उसे हम क्या बोल देंगे, साइन स्टिमुलस। ठीक है, इसके ऊपर वर्क किस किसने किया, इसके ऊपर वर्क किया था बर्नार्ड लॉरेंज। ये देखो हर किसी में ही आएगा क्योंकि ये फादर है तो जिन्होंने बहुत काम किया। एंड निको टिनबर्गन ने, हम जब निको टिनबर्गन पढ़ रहे थे तब हमने स्पेसिफिकली बात की थी साइन स्टिमुलस की, तो अगर इसके ऊपर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं तो वो निको टिनबर्गन ने ही किए, उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाला, निको टिनबर्गन। अब हम इसके जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे हमें साइन स्टिमुलस समझ में आएगा। ठीक है, हम जब निको टिनबर्गन पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एक चीज लिखी थी कि इन्होंने जो काम किया है वो किया है स्टिकलबैक फिश पर। तो इनके जो स्टिकलबैक फिश पर जो एक्सपेरिमेंट है हम उसी को ही समझते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर एक फिश रखी, एक मेल फिश। पहले हम इसका बिहेवियर समझते हैं। जब एक मेल फिश, अगर यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन के अंदर मेल फिश के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, एक स्टिकलबैक फिश है तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये फिश है तो इसका जो ये वाला पार्ट है, हम फिश ही बना लेते हैं, कि अगर ये फिश है तो फिश की जो ये बेली पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, अगर कोई मेल फिश है ब्रीडिंग सीजन में, उस मेल फिश का जो ये वाला पार्ट हो जाता है ये उसका रेड पार्ट हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब इस रेड में, इस रेड कलर इसके ऊपर आ चुका है तो ये अपनी एक टेरिटरी फिक्स करता है। टेरिटरी मतलब अब ये इसका, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जो डॉग्स होते हैं हमारी गलियों में, वो क्या करते हैं, वो हर जगह पर यूरिनेट कर लेते हैं, तो वो यूरिनेट कर कर अपनी टेरिटरी फिक्स करते हैं कि ये इनका इलाका है। उसी तरीके से जो ये है, जो स्टिकलबैक फिश है, ये एक टेरिटरी को फिक्स कर लेते हैं कि ये इनका इलाका है, यहाँ पर और कोई मेल नहीं आ सकता। और कोई मेल जो कि ब्रीडिंग सीजन में जिसकी बेली भी रेड हो चुकी है, ये अगर ऐसा कोई मेल आ जाए तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पर और कोई भी मेल जिसकी बेली रेड है वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इस बिहेवियर को देखते हुए निको टिनबर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि इसके टेरिटरी में सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी की ऐसी सेम फिश जो है उसका मॉडल लाके रख दिया। इसने रियल में फिश नहीं लाके रखी, इसने सिर्फ मॉडल्स ही रखे थे। ये सिर्फ एक मॉडल्स हैं जो कि आप कह सकते हो वुड के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, तो इन्होंने मॉडल रखे। इसके टेरिटरी में किसको इंट्रोड्यूस करवाया, एक मॉडल को करवाया जो कि मेल था। इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ ये डिफरेंस था कि इसकी जो बेली थी वो रेड नहीं थी। ठीक है, इसकी बेली रेड नहीं थी तो उसने देखा कि इधर तो कोई भी अटैक नहीं हुआ, यहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने एक और जो है मॉडल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, कोई भी इस तरीके की शेप का। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस मॉडल की बेली जो थी यहाँ पर ये रेड कलर कर दिया। ठीक है, जब उसने ये रेड कलर किया तो देखा कि यहाँ पर इस फिश ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया, इस रेड कलर की बेली की वजह से। ठीक है, उन्होंने फिर एक और मॉडल बनाया, इस तरीके का एक और मॉडल बनाया। उस मॉडल की भी जब उन्होंने बेली को रेड किया तो देखा कि यहाँ पर भी अटैक हो गया, यहाँ पर भी अटैक हुआ, इसको भी उसने अपनी टेरिटरी से बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो रेड स्पॉट है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये रेड स्पॉट इस फिश के लिए, इस मेल स्टिकलबैक फिश के लिए एक साइन स्टिमुलस का काम कर रहा है। ये रेड स्पॉट उससे उद्दीपन दे रहा है, उसे स्टिमुलस दे रहा है। क्यों दे रहा है, ताकि वो अपना फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कर सके। उसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या था कि अगर उसके टेरिटरी में कोई भी ऐसा मेल आ जाता है जिसकी बेली रेड है, उसने अटैक करना है, उसने अपनी टेरिटरी में कोई और मेल जिसकी बेली रेड है उसने घुसने नहीं देना। ठीक है,
तो उसने अपना फिक्स्ड एक्शन पैटर्न किया, लेकिन कब किया? जब उसको क्या मिला? स्टिमुलस। यहाँ उसको स्टिमुलस मिला ही नहीं तो उसने अपना एफएपी शो नहीं किया, उसने अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब उसको साइंस स्टिमुलस मिला तो उसने अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया था निकोटिन बर्गर ने, और इसके ऊपर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। स्टिकल बैक फिश के ऊपर एक और भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये एक फ्रेश वाटर फिश है, तो इसके अंदर कुछ वाटर लिया गया और सबसे पहले उन्होंने इस बिहेवियर को देखा। पहले हम बिहेवियर देखते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो उन्होंने बिहेवियर देखा कि जब एक स्टिकल बैक फिश इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में खड़ी हो जाती है तो उसके आसपास की जितनी भी फिशेस हैं वो उसको एक एग्रेसिव तरीके से उसके ऊपर अटैक करती हैं। तो ये वाली जो ये सारी फिशेस बनाई हैं, तो ये जो फिशेस हैं ये इसके ऊपर क्या करेंगी? अटैक। ठीक है, अगर ये फिश इस तरीके से वर्टिकली जो है ये फिश प्रेजेंट है, ऐसे फिश अगर ये पड़ी है तो ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल इसकी चेंज होकर ये वर्टिकली ऐसे खड़ी हो गई है वाटर के अंदर, तो बाकी जितनी भी फिशेज है वो एग्रेसिव नेचर शो करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज को देखने के लिए क्या किया कि एक इस तरीके से वाटर लिया, उसके अंदर उन्होंने एक ग्लास, इस तरीके से एक ग्लास के अंदर उन्होंने स्टिकल बैक फिश को लिया और उसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस तरीके से डाला एक मॉडल को, तो बाकी की जितनी भी यहाँ पर स्टिकल बैक फिश थी वो इसके साथ अटैकिंग बिहेवियर शो करने लगी। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया एग्रेसिव नेचर ऑफ स्टिकल बैक फिश। ये क्या शो करा इस एक्सपेरिमेंट से? ये शो हुआ एग्रेसिव नेचर ऑफ स्टिकल बैक फिश, ये उसका एग्रेसिव नेचर था। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने पहले पढ़ा स्टिकल बैक फिश का, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने ये पढ़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं हैरिंगल्स एक्सपेरिमेंट। हैरिंगल का क्या एक्सपेरिमेंट था? हैरिंगल एक बर्ड है। हैरिंगल बर्ड की ये जो बीक है, इस बीक के ऊपर यहाँ पर एक रेड स्पॉट पाया जाता है। यहाँ पर एक रेड स्पॉट पाया जाता है इसकी बीक पर, और जब इसके जो भी इसके बच्चे हैं जब इस बीक पर वो जर्क करते हैं यानी उसको टैप करते हैं, जर्क मिलता है, तो ये क्या करती है? उनको फूड देती है। किनको? अपने बच्चों को। ठीक है, हैरिंगल की बीक के ऊपर एक रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है। उस रेड स्पॉट पर जर्क करने पर या फिर हम कह सकते हैं टच करने पर क्या होता है कि इसको ये स्टिमुलस मिलता है कि क्या देना है? फूड। तो यहाँ पर साइंस स्टिमुलस का काम किसने किया? इस जर्क ने क्या किया? इस रेड स्पॉट को इसने टैप किया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? इन्होंने इस साइंस स्टिमुलस को देखा। ये साइंस स्टिमुलस क्या है? ये रेड स्पॉट। ये रेड स्पॉट एक साइंस स्टिमुलस की तरह वर्क किया, जिससे इन्होंने इसके ऊपर जर्क किया या टच किया और इसने क्या प्रोवाइड करवाया? फूड प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने निकोटिन बर्गर ने क्या किया कि इस तरीके से बीक के ऊपर इस रेड स्पॉट की अमाउंट को बढ़ा दिया। उन्होंने इस रेड स्पॉट की अमाउंट को बढ़ाया। जब उन्होंने इस रेड स्पॉट की अमाउंट को बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि जो जर्क का नंबर है, इस जर्क का जो नंबर है वो बढ़ता ही गया। जर्क का नंबर बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसकी शेप भी चेंज कर देखी, इसका साइज भी चेंज करके देखा, उससे और भी फर्क पड़ा था। वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, वो एक अलग थ्योरी है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि हैरिंगल का एक्सपेरिमेंट क्या था कि बीक के ऊपर रेड स्पॉट एक साइंस स्टिमुलस की तरह वर्क किया, जिससे बच्चों ने उसके ऊपर जर्क किया तो इसने क्या प्रोवाइड किया? फूड। लेकिन अगर इस साइंस स्टिमुलस का साइज को बढ़ा दिया जाए, इस रेड स्पॉट के साइज को बढ़ा दिया जाए, तो जर्क का जो नंबर है वो बढ़ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऑडिटरी साइन स्टिमुलस से रिलेटेड, यानी ये साइन स्टिमुलस ऑडियो के अंदर भी ये हो सकता है, यानी हियरिंग से भी इस साइन स्टिमुलस का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम जानते हैं कि हैन क्या करती है, अपने चिक्स को प्रोटेक्ट करती है। हैन प्रोटेक्ट करती है किसको, चिक्स को। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि हैन अपने चिक्स को तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जब तक वो इन चिक्स की क्राई यानी रोने की आवाज ना सुन सके। जब तक ये क्राई ना करें, जब तक चिक्स रोए ना, तब तक हैन उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जब तक उसको ये आवाज सुनाई ना दे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया गया, एक इस तरीके से एक ग्लास लिया गया, इसके अंदर इस चिक को डाल दिया गया, यहाँ पर एक चिक को डाल दिया गया और इसको इस तरीके से किया गया कि चिक की कोई भी आवाज बाहर ना आ सके इस ग्लास से। ठीक है, और हैन को यहाँ रखा गया। हैन अपनी आंखों से देख सकती है कि ये जो चिक है ये अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर है, लेकिन ये हैन इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसको इस चिक के रोने की या फिर क्राई की आवाज नहीं आ रही, इसको रोने की आवाज नहीं आ रही। जब तक इसको रोने की आवाज नहीं आएगी ये अपना प्रोटेक्टिव नेचर शो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रोना या फिर एक ऑडियो के रूप में एक साइन स्टिमुलस का मिलना और इसका हैन का प्रोटेक्टिव नेचर करना, तो वो हो जाता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, और ये था एक साइन स्टिमुलस। ठीक है, तो होप है कि आप समझ गए होंगे कि साइन स्टिमुलस किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। साइन स्टिमुलस के अंदर ही एक थ्योरी आती है, ये साइन स्टिमुलस के अंदर ही आएगी। हिट्रोजिनस सम्मेशन, ये एक लॉ है, लॉ ऑफ हिट्रोजिनस सम्मेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमने स्टिमुलस अभी बात की थी, स्टिमुलस की कि हमने स्टिमुलस दिया, हमने देखा हैरिंग गुल ने जब उसकी बीक के ऊपर यहाँ पर रेड स्पॉट था, ये एक स्टिमुलस मिला तो उसने उसके ऊपर जर्क किया या टैप किया। ठीक है, तो अगर ये स्टिमुलस का नंबर ज्यादा हो, यानी कि सिर्फ ये चीज ही नहीं और भी तो स्टिमुलस हो सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ स्टिमुलस या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। अगर ग्रुप ऑफ स्टिमुलस या एडिशन ऑफ स्टिमुलस मिले तो ये जो बिहेवियर है ये इफेक्टिव हो जाएगा। जो FAP निकल रहा है, जो इनेट बिहेवियर निकल रहा है वो इफेक्टिव हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यही एक्सपेरिमेंट हैरिंग-गुल्स एक्सपेरिमेंट। हमने अभी तक बात की थी कि हैरिंग-गुल्स एक्सपेरिमेंट में जो स्टिमुलस था वो स्टिमुलस क्या था, एक रेड स्पॉट। एक रेड स्पॉट, हमने एक ही स्टिमुलस की बात की थी, रेड स्पॉट ऑन बीक, उसकी बीक पर एक रेड स्पॉट था, यही स्टिमुलस था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए, अगर उन्होंने इस बीक को लॉन्ग किया एंड थिन किया तो इसका जो बिहेवियर था वो और भी अच्छा हो गया। ठीक है, और भी इसका इफेक्टिव हो गया। उसके अलावा जब इन्होंने मूवेबल बीक रखी, जब मूवेबल बीक रखी, इसका मतलब है कि ये सब चीजें जब एडिशन के फॉर्म में की गई तो जो जर्क का नंबर है ना वो बढ़ता गया। ठीक है, अगर मूवेबल बीक रखी तो जर्क और भी बढ़े। उसके अलावा हम कह सकते हैं इसकी शेप एंड साइज से भी ये बहुत ही इसका मेजर फर्क पड़ा कि इसकी शेप एंड साइज को जब अलग अलग करके देखा तो उससे भी जर्क का नंबर बढ़ा। अगर बीक जो है वो मूव कर रही है तो भी जर्क का नंबर बढ़ा, अगर बीक को पतला और लंबा कर दिया गया तो भी जर्क का नंबर बढ़ा। अगर रेड स्पॉट है तो उससे तो हमें पता लग ही गया कि उसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा जर्क का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये जो लॉ है कि सम हो गया, जितने भी स्टिमुलस थे उनका सम हो गया, उनका एडिशन हो गया, तो जब उसका सम या एडिशन हुआ तो जो बिहेवियर है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया। उस बिहेवियर के अंदर जैसे हमने इसके अंदर बात की तो जर्क का नंबर जो है
वो और ज्यादा हो गया। तो ये एक थ्योरी आती है, एक लॉ आता है साइंस स्टिमुलस के अंदर, तो हमें ये थ्योरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। सेकेंड है, इसके अंदर एक और थ्योरी आती है साइंस स्टिमुलस के अंदर ही, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, इसका क्या मतलब है? सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का मतलब है एक्सैजरेटेड फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस को बढ़ा चढ़ा कर देना। अगर स्टिमुलस को बढ़ा चढ़ा कर दिया गया तो भी जो बिहेवियर है वो बढ़ गया, तो भी जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या इनेट बिहेवियर है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? जब एक्सैजरेटेड फॉर्म में स्टिमुलस का दिया गया। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर देखें, एग्जांपल से इसको समझे, हमने एग्जांपल दिया था एक ग्रे लेग गूस का। हमने देखा कि जो ग्रे लेग गूस है वो अपने नेस्ट के अंदर जो है एग्स को रोल करती रहती है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इसके ये जो एग्स थे इसके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक बड़ा एग रख दिया जाए तो ये जो ग्रे लेग गूस है वो सबसे पहले इस बड़े एग के पास जाएगी और इसको रोल करके अपने नेस्ट में लेके आएगी। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस थी उसकी एक अच्छी फॉर्म, एक बड़ी फॉर्म दे दी गई, एक्सैजरेटेड करके उसको दे दिया गया। तो उन्होंने देखा कि इसका बिहेवियर उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हुआ। इसने सबसे पहले इस बड़े एग को ही अपने नेस्ट के अंदर डाला। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल आता है कुकू बर्ड का। कुकू बर्ड के अंदर क्या हुआ, इसने क्या किया, इसका एक बिहेवियर है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि ये अपने अंडे किसी दूसरे नेस्ट में देती है, किसी दूसरे के नेस्ट में इसने अपने अंडे दे दिए। ये इसका बिहेवियर है कुकू बर्ड का। ठीक है, लेकिन इसका जो एग है इसके ऊपर ये क्या कर देती है, मार्किंग। इसके ऊपर ये मार्किंग कर देती है कि ये मेरे ही एग्स हैं। तो इसके मार्किंग करने से जो होस्ट है जिसका ये नेस्ट है, वो होस्ट इस मार्किंग की वजह से इनको फीड ज्यादा करता है, वो इससे ज्यादा स्टिमुलस प्राप्त करता है, अपने एग से भी ज्यादा। ये जिसका भी नेस्ट होगा, जो होस्ट है वो अपने एग से भी ज्यादा इनको फीड करेगा, क्योंकि इसकी जो मार्किंग है वो इसको स्टिमुलेट करेगी, वो इस होस्ट को स्टिमुलेट करेगी, वो इस होस्ट को सुपर नॉर्मल स्टिमुलस देगी, क्योंकि नॉर्मल स्टिमुलस तो इस होस्ट के एग भी दे रहे थे, तो उससे भी अच्छा स्टिमुलस किसने दिया, इन एग्स ने। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या थी, मार्किंग। तो ये इससे ज्यादा स्टिमुलेटेड हुआ और इन एग्स को इसने ज्यादा फीड किया। तो ये एग्जांपल था सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का। ठीक है, जहां पर स्टिमुलस की फॉर्म को बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है और उसके बाद बिहेवियर को चेक किया जाता है।